नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। मौजूदा विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने सीएम के बयान को लेकर हमला किया है। सपा मुखिया ने कहा है कि सदन में मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि वो कहते हैं इनके डीएनए में विभाजन है। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अगर वो डीएनए का फुल फॉर्म बता दें तो हम जान जाएंगे। लगातार समाजवादी पार्टी में लोगों का स्वागत है। समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए, बिना भेदभाव के सभी लोगों को पार्टी में शामिल कर करके आने वाले समय में जो 2022 में चुनाव होने जा रहा है, उसमें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग के लोगों को दुखी किया है, आज खेती बर्बाद हो गई, किसान के सामने संकट पैदा कर दिया। कहने को तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि जो कानून हैं उन कानूनों से किसानों को लाभ मिलेगा, लेकिन पूरे देश के किसान चाहते हैं कि सभी कानून वापस हों, क्योंकि उन कानूनों से उनका हित नहीं होता। जो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कहा कि हम किसानों को एमएसपी देंगे, लागत का दुगना मुनाफा दे देंगे, आय दोगुनी कर देंगे, अब जब करने का समय आया तो ऐसा कानून बना दिया है कि पूरा का पूरा खेती और किसान संकट में चला जाएगा। साथ ही साथ नौजवानों के साथ भी संकट है। नौकरी, रोजगार, काम है ही नहीं, और लगातार सरकार चल रही है उनकी। दिल्ली की सरकार उनकी है, उत्तर प्रदेश की सरकार उनकी है। आखिरकार अर्थव्यवस्था को कहां ले जा रहे हैं? किसान अगर हमारा बर्बाद हो जाएगा, नौजवान के हाथ में काम नहीं होगा, और जो सपने दिखा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आ रहा है, आखिरकार इन्वेस्टमेंट अगर आ रहा है तो जा कहां रहा है? उत्तर प्रदेश में तो कोई इन्वेस्टमेंट दिखाई नहीं दे रहा। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, आज डीजल पेट्रोल की कीमतें कहां पहुंच गई? 100 नंबर ऐसा बन गया है कि लोग देख रहे हैं कि आखिरकार महंगाई जा कहां रही है। और याद रखिए, जिस समय तेल की कीमत बढ़ती है, डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, अपने आप महंगाई बढ़ जाती है। और सरकार ये मुनाफा लेकर के आखिरकार मुनाफे का पैसा ले कहां जा रहे हैं? ये जो मुनाफा हो रहा है डीजल पेट्रोल से, जो लगातार टैक्स बढ़े हुए हैं, कीमतें बढ़ी हुई हैं, जो सरकार के खजाने में पैसा जा रहा है। कहने को वो कहेंगे कि कंपनियां हैं, लेकिन आखिरकार खजाना तो सरकार के पास जमा हो रहा है। हमारे किसानों को मिल नहीं रहा। धान 900-1100 रुपए में खरीद गया, मक्का की कोई कीमत नहीं मिली, आलू अभी आ रहा है उसकी कोई तैयारी नहीं है, यूरिया महंगी, खाद महंगी, जरूरत के सब सामान महंगा। तो आखिरकार सरकार इस मुनाफे को ले कहां जा रही है? और फिर अर्थव्यवस्था कहा कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की करेंगे। आखिरकार कहां है वो? हर चीज बेची जा रही है। और याद रखना, जब बेची जाएगी चीजें तो जो संविधान हमें अधिकार देता है, उन संविधान के अधिकारों को भी सरकार छीन रही है। अगर हर चीज प्राइवेट हो जाएगी तो जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है नौकरी का, वो आखिरकार नौकरी रोजगार कहां मिलेगा हमें? और फिर दिल्ली की सरकार कहती थी हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बना लेंगे, उन्हीं की नकल करते करते उत्तर प्रदेश की सरकार बोलने लगी हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। अब बजट पेश होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता देखेगी कि आखिरकार ये जो सपना दिखाया था उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उस सपने को बजट के माध्यम से कितना पूरा कर रहे हैं। और इतना अपमान किसी सरकार ने नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। चाहे हमारे किसान भाई हों, गरीब हों, मजदूर हों, नौजवान हों, मुसलमान भाई हों, हर एक को सरकार अपमानित कर रही है। पॉलिटिकल लोग हैं उनको अपमानित कर रही है। इसी आंदोलन में जो लोग निकल करके आए, 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगे।
लीडर्स को अपमानित कर रहे हैं। कोई वर्ग नहीं बचा जो अपमानित इस सरकार में ना हो रहा हो। और कैसी ठोको नीति चल रही है। जो पुलिस कह दे रही है, एक बार पुलिस ने कह दिया, वही सरकार मान ले रही है, वही बीजेपी कह रही है। क्या हाथरस में क्या नहीं हुआ, बदायूं में एक मां के साथ क्या नहीं हुआ। आज 3 बहनें जो दो तो जिनकी जान चली गई, एक बचेगी नहीं बचेगी, बड़ा सवाल है। उन्नाव में लगातार घटनाएं हो रही हैं। आखिरकार दोषी कौन है इसका, जिम्मेदार कौन है। जब सरकार पुलिस को खुली छूट दे देगी तो यही होगा। बेहतर से बेहतर चीजें दी पुलिस को, सब इस सरकार ने बर्बाद कर दिया। वहीं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने पिछली सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी अब सपने देखने वाली पार्टी बन चुकी है। धरातल पर जनाधार खो चुकी सपा सिर्फ मीडिया में अपने झूठे आरोपों से जनता को गुमराह करने का काम करती है। सरकार की लोकप्रियता के चलते उन्हें दिन में भी तारे दिखने लगे हैं, क्योंकि पिछली सरकारों ने जो सालों में नहीं किया उसे योगी सरकार ने महज 4 साल के कार्यकाल में कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने जो गड्ढे किए थे उसे भरने के साथ प्रदेश को विकास की राह पर लाने का काम योगी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि किसान हितों को लेकर प्रदेश की सरकार ने कई काम किए। प्रदेश किसानों की आय दोगुनी करने की ओर आगे बढ़ रहा है और यूपी में जितनी चीनी मिले हैं उनका संचालन लगातार किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि योगी सरकार में किसानों से जितनी खरीद हुई है, अगर उसकी तुलना समाजवादी पार्टी की 2 सरकारों और बहुजन समाज पार्टी सहित 2003 से 2017 के बीच आई सरकारों से की जाएगी तो योगी सरकार के 3.5 साल का कार्यकाल इनके कार्यकालों पर भारी पड़ जाएगा। तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अहंकारी राजा बताया गया। उन्होंने कहा कि सरकार कृषि कानून वापस न लेकर किसानों का अपमान कर रही है, इनसे एमएसपी और मंडियां खत्म हो जाएंगी। प्रियंका ने कहा किसान आंदोलन को देश ही नहीं पूरी दुनिया देख रही है। कभी कभी लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हो गए हैं जैसे कि एक अहंकारी राजा। वो अपने महल से बाहर नहीं निकलते, लोग उनसे डरते थे, इसीलिए उनके सामने बड़ी बड़ी बातें कहने लगे। इस देश की राजनीति में के बाहर, दिल्ली के बाहर बैठे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। 215 किसान शहीद हुए, बिजली काटी गई, पानी रोका गया, उन्हें मारा गया, पीटा गया। वे शांति से बैठे थे। देश की राजधानी की सीमा को इस तरह बनाया गया जैसे देश की सीमा थी। तमाम पुलिस की फोर्स लगाई गई, किसानों को प्रताड़ित किया गया। जो किसान अपने बेटे को देश की सीमा पर देश की रखवाली करने के लिए भेजता है, उस किसान को अपमानित किया गया, उसे जलील किया, उसे देशद्रोही कहा, आतंकवादी कहा। प्रधानमंत्री जी ने पूरे संसद के सामने उसका मजाक उड़ाया, उसे परिजीवी कहा, आंदोलन जीवी कहा। देखिए, इंसान की तरह देश का भी एक हृदय होता है। उस हृदय के धड़कने से देश जीवित होता है। मेरा मानना है कि हमारे देश का हृदय, उसका दिल किसान है, जो जमीन से जुड़ा है, जमीन को सींचता है, उसे उपजाऊ बनाता है, इस देश का अन्नदाता है, इस देश को जीवित करता है। लेकिन आज
जब चौधरी तिकायत जी के आंखों में आंसू आते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी के होठों पर मुस्कुराहट आती है, उन्हें मजाक सूझता है। आज किसान के घरों से लूट हो रही है और प्रधानमंत्री जी के 2 पूंजीपति मित्रों को पूरी छूट दी गई है। आपके सामने आकर प्रधानमंत्री जी ने बार बार हर चुनाव में ये वादा किया था कि गन्ने का भुगतान आपको दिया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपको मिला? उन्होंने कहा था आपकी आमदनी दुगनी होगी। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, दुगनी हुई? आपको मालूम होगा कि पूरे देश भर में गन्ने का भुगतान 15,000 करोड़ रुपए है। और आज मैं आपको बताना चाहती हूं, शायद आपको यह नहीं मालूम होगा कि प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए दुनिया में भ्रमण करने के लिए 2 हवाई जहाज खरीदे और उन 2 हवाई जहाजों की कीमत 16,000 करोड़ रुपए है। आपके गन्ने के भुगतान से ज्यादा उनके पास अपने 2 हवाई जहाजों को खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन आपके देश भर के किसान के भुगतान के लिए पैसे नहीं हैं। ये स्थिति है आज देश की। आपसे वादा किया गया था कि 14 दिनों में भुगतान होगा, लेकिन आपने क्या देखा? पिछले 4 सालों में गन्ने का दाम नहीं बढ़ा। 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज खरीदे गए। 20,000 करोड़ की स्कीम बन रही है कि जो संसद भवन है, जो देश की राजधानी इंडिया गेट है और उसके आसपास की जो इमारतें हैं, उनके सुंदरीकरण के लिए 20,000 करोड़ की स्कीम बन रही है। लेकिन आपके गन्ने के भुगतान के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध नहीं है। डीजल आपको 2018 में 60 रुपए में मिलता था, आज कहीं 80 रुपए, कहीं 90। डीएपी 1100 रुपए में मिलता था, आज 1200 रुपए का है। बिजली के बिल बढ़ते चले जा रहे हैं, गैस सिलेंडरों की कीमत बढ़ती चली जा रही है, मगर आपके गन्ने के दाम आपको नहीं मिल रहे हैं। सुल्तानपुर में पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों के विरोध में आज समाजवादी पार्टी के जिलाधिकारी कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया गया। हाथों में गैस सिलेंडर और ठेले पर मोटरसाइकिल लादकर सपाइयों ने योगी मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत ऐतिहासिक गिरावट पे है और आज से 5 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चा तेल 147 रुपये डॉलर था, आज उसकी कीमत 61 रुपये डॉलर है। 35 रुपये लागत 1 लीटर पेट्रोल की आती है, लेकिन सरकार के कर के बावजूद ये लागत 100 रुपये से पार जा रही है। गैस की कीमत सरकार ने 2014 में आने के पहले मोदी जी ने वादा किया था कि 300 रुपये में सिलेंडर बिकेंगे, लेकिन आज सिलेंडर 1000 रुपये की कीमत पे छू रहे हैं। तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में सपा ने प्रदर्शन किया है और सपा कार्यकर्ताओं ने योगी मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और साथ ही गैस सिलेंडर हाथों में लेकर इन्होंने अपना विरोध जताया है कि लगातार गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं और सरकार को इसकी कोई खबर नहीं है और ना ही इसकी चिंता है। साथ ही मोटरसाइकिल भी यहां पर ठेले पर ऊपर रखकर खींची गई ताकि ये संकेत दिया जा सके कि पेट्रोल और डीजल कितना महंगा है। रायबरेली जिले की बछरावा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने स्मैक तस्करों के गिरोह के 7 चोरों के गैंग का भांडाफोड़ करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है।
पकड़े गए 6 अभियुक्तों के पास से जहां लाखों की कीमत की स्मैक बरामद की गई है, वहीं 3 अन्य शातिर चोरों के पास से चोरी के 3 इंजन, 1 टॉर्च और अवैध असलहा बरामद हुआ है। बछरावा थानों में पिछली रात में करीब 9 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और इसमें 2 अलग अलग घटनाओं का खुलासा हुआ है। इसमें 6 लोग तो स्मैक के कारोबारी थे जो कि लखनऊ से आके अपनी स्कॉर्पियो में स्मैक बेचा करते थे। इनके पास से 93 ग्राम स्मैक भी बरामद हुई है और उनका पूरा एक रैकेट था। इसमें कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं जिनकी खोजबीन जारी है। इसके साथ साथ उसमें 3 लोग ऐसे भी पकड़े गए हैं जो इंजन चोर थे, जिन्होंने नेगोहा थाने से इंजन चुराया था। उनके पास से एक कट्टा भी बरामद हुआ है और इस पूरी टीम ने जो कार्रवाई की है, जो अच्छा वर्क किया है, इसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा 10,000 रुपये। बुलंदशहर जेल में स्वच्छता और कैदियों को मिलने वाली और रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों में उच्च गुणवत्ता के चलते ISO सर्टिफिकेट मिला है। बुलंदशहर जेल में कैदियों के अनुशासन, प्रशासनिक व्यवस्था, बंदियों के सकुशल सुरक्षित रखरखाव और मानव अधिकार के साथ साथ जेल में कैदियों के कौशल विकास के तहत सिलाई, कढ़ाई, बुनाई जैसी सुविधाएं मिलती हैं। साथ ही जेल में कैदी खुद ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करते हैं। प्रिजनर्स वेलफेयर के तहत कैदियों के लिए जेल में जेल रेडियो के साथ साथ परिजनों से बात करने के लिए टेलीफोन की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही समय समय पर जेल में कैदियों की मानसिक दशा को ठीक रखने के लिए सामाजिक संस्थाओं के द्वारा कैदियों के वेलफेयर में आयोजन और समारोह भी कराए जाते हैं। जेल में कैदियों के लिए विशेष रूप से रोटी बनाने की वाली एक मशीन भी लगाई गई है जो कि 1 घंटे में 4000 रोटी बनाती है। साथ ही जेल में कैदियों के लिए उच्च स्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ साथ बेहतरीन गार्डन की व्यवस्था है। बुलंदशहर जेल उत्तर प्रदेश की तीसरी जेल है जिसे ISO सर्टिफिकेट के द्वारा सम्मानित किया गया है और इसके पहले उरई और एटा जेल को भी ISO सर्टिफिकेट से प्रमाणित किया जा चुका है। प्रिजनर्स वेलफेयर के बेहतर इंतजाम किए गए हैं। वहाँ जेल रेडियो के माध्यम से प्रिजनर्स का इंटरटेनमेंट, उनके कौशल विकास मिशन के लिए कंप्यूटर की सिलाई का प्रशिक्षण, जो किचन है वहाँ पे ऑटोमेटिक रोटी बनाने वाली मशीन जो कि 4000 रोटियाँ पर आवर्स बनाती हैं। इसके अलावे साफ सफाई, एक जनरल प्रबंधन, हॉस्पिटल, गार्डन मैनेजमेंट, जो प्रिजनर्स का वेलफेयर है ओवरऑल बहुत ही अच्छा है। मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का तीसरा जेल है बुलंदशहर जिला जेल। इसके पहले उरई और एटा को भी ये प्रदान किया गया है। ये सब मुझे लगता है कि जेल में जितने भी अधिकारी तैनात हैं उनकी मेहनत का कारण है। गोरखपुर के सरैया गांव में एक तालाब की मछलियां लगभग 5 दिनों से मर रही हैं। मछलियों के मरने से मछली पालकों का लाखों का घाटा हो रहा है। वहीं बड़ी तादाद में मछलियों के मरने से उठ रही दुर्गंध से आसपास के रहने वाले लोगों में संक्रमण फैलने का खतरा भी मंडरा रहा है। इस संबंध में SDM पवन कुमार ने जिम्मेदारों को जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। सरैया एक पोखरा टोला है जिसमें ये संज्ञान में आया है कि एक पोखरे में जो कि मतलब काफ़ी बड़ा पोखरा है, वहाँ पे मछलियों के मरने की खबर मिली है। इससे आसपास के लोगों को उसके दुर्गंध से प्रभावित भी हो रहे हैं। तो अभी तक ये सूचना मिली है, मैंने पुलिस को तत्काल कहा है कि मौका का एक बार देख के जो भी नियमानुसार है वो आवश्यक कार्रवाई की जाए। युवाओं में बढ़ती नशे की लत को देखते हुए नशे के कारोबारियों ने भी अपना व्यापार चमकाना शुरू कर दिया है। इसी लत के चलते कई बार युवाओं को काफी नुकसान भी झेलना पड़ता है। कानपुर में भी नशे के सौदागर बखूबी अपने काम को अंजाम दे रहे थे, जिस पर DIG कानपुर प्रीतेंद्र सिंह ने सख्त रुख अपनाया है और जनपद के सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को इस पर लगाम लगाने के निर्देश दिए। इसी कड़ी में एक क्षेत्राधिकारी मोहम्मद अकमल खान के नेतृत्व में थाना प्रभारी अनवरगंज गंगाधर सिंह चौहान द्वारा पुलिस बल के साथ क्षेत्र में चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तों को 12 किलो 500 ग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। पास से 2 अभियुक्त पकड़े गए जिनके कब्जे से 12.5 किलो गांजा बरामद हुआ है। इनकी कीमत क्या होगी इंटरनेशनल मार्केट? हाँ, इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 5 लाख के आसपास इसका कीमत। सर, जो पकड़े गए उनका कोई आपराधिक इतिहास है? नहीं, ये पहली बार पकड़े गए हैं, इनका कोई आपराधिक इतिहास। सर, ये कहाँ से लाते थे और कहाँ बेचते थे? ये पता चला कि बांदा जनपद से लाते थे और यहाँ विभिन्न स्थानों पर बेचते रहे। सर, इस गुरोह का सरगना कौन है?
सरगना क्या ये लोग छिटपुट रूप से लाते रहे हैं। यही दो भाई हैं, ये दोनों मिलके ये काम करते हैं। फिरोजाबाद पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो एटीएम की रेकी कर पैसे निकालने वाले लोगों से पैसे लूट लिया करते थे। पुलिस ने मौके से एक महिला सहित 4 आरोपी को हिरासत में लिया है, जिनके पास से लूट के पैसे और एक कार के सहित अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए गए। इन सभी आरोपियों पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। थाना उत्तर क्षेत्र में एक गैंग पकड़ा गया है, जिसमें ये एटीएम के बाहर विभिन्न प्रकार की घटनाएं कारित करते हैं। भोली भाली जनता अगर कोई दिख जाती है तो ये रैकी करते रहते हैं। एटीएम के अंदर जाके उनसे भी धोखाधड़ी कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं और आवश्यकता पड़ती है तो बल प्रयोग करके भी उनसे धनार्जन कर लेते हैं। इसमें कल उत्तर थाना क्षेत्र में 4 बदमाश पकड़े गए हैं इस गैंग में, जो रोहित, हरवीर सिंह, शिवम उपाध्याय, जो कि सोनावई गांव के नारखी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके साथ एक महिला सदस्य भी है जिसका नाम हृदय है, और ये मूलतः तो राजस्थान दौसा में ब्याही है, लेकिन ये आगरा खैरगढ़ थाना क्षेत्र की रहने वाली है। इसको ये यूज़ करते हैं कि पुलिस चेकिंग के दौरान इनको इंटरसेप्ट ना करे, परिवार जान के इनसे ना चेकिंग करे। वाराणसी के सर्किट हाउस पहुंचे कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने राजभर समाज के साथ एक बैठक की है। बैठक में उन्होंने बताया कि महाराजा सुहेलदेव की याद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बहराइच में मूर्ति प्रतिष्ठापना के लिए आधारशिला रखी गई, और उसी कड़ी में बनारस के राजभर समाज के युवाओं ने बनारस के सारनाथ स्थित महाराजा सुहेलदेव पार्क में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। महाराजा सुहेलदेव को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। साथ ही राजभर समाज के संगठन के लोगों और युवाओं को बुलाकर यहां पर सम्मानित भी किया गया है। नहीं, आपने देखा होगा कि राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की याद में एक भव्य स्मारक की आधारशिला पूज्य प्रधानमंत्री जी ने बहराइच की धरती पर रखा, और उसी क्रम में बनारस के हमारे राजभर युवा समिति के लोगों ने सारनाथ में महाराजा सुहेलदेव के पार्क में एक भव्य कार्यक्रम को आयोजित करके महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया। तो ऐसे जो हमारे संगठन के लोग हैं उनको यहाँ बुलाकर आज सम्मानित किया गया है। फागू राजभर जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं। मुरादाबाद में कांग्रेस पार्टी के नेता पर एक महिला ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि कांग्रेसी नेता ने प्लॉट दिलाने के नाम पर उससे पैसे हड़पे हैं। महिला ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है, जहां महिला ने लिखित रूप में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। इसको लेकर कांग्रेस के नेता ने महिला को धमकी भी दी है। कल परसों इनके नाम तहरीर लिखी गई थी सचिन चौधरी के नाम से। आज तक इनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कल इन्होंने खुलेआम कॉन्फ्रेंस की है सब मीडिया के सामने, और कोई इनके ऊपर दबाव नहीं है, और इन्होंने हमारे पर झूठा मुकदमा उल्टा लिखवाने की कुछ बात कही है। तो इतने बड़े आदमी हैं, आज हमारे पर ये दबाव बनाया गया। हमारे यहाँ अखबार भी नहीं आया है, हम खौफ में जी रहे हैं, घर के अंदर कैद हैं। अपने वकील साहब को बुलाया है, तब उनसे हमने बात की है और उन्होंने लिख करके दिया है। कल को हो सकता है हमारा पानी भी बंद हो जाए, लाइट भी बंद हो जाए, हम कैसे जिए। हमारा बेटा ऑफिस नहीं जा पा रहा है, कॉलेज नहीं जा पा रहा है, प्राइवेट नौकरी है, नौकरी चली जाएगी, कब तक वो नौकरी पर नहीं जाएगा, आप हमें ये बताएं। यूपी प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।